निफ्टी निफ्टी बैंक एक बड़े अच्छे मूव के बाद ऑलमोस्ट आज हमने निफ्टी पर एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री देखी, लेकिन निफ्टी बैंक वही 50-250 की ट्रेजेक्ट्री में घूमता हुआ वहीं पे थोड़ा स्ट्रगलिंग इसकी जारी है। सेटअप कैसा लग रहा है आपको, जो बाजार का प्रोस्पेक्टिव है ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए निफ्टी निफ्टी बैंक पर क्या है इस वक्त? तीन अलग अलग चीजें हैं ग्लोबल मार्केट्स में। S&P नैस्डैक अभी भी 1 से 1.5% की जगह है। निफ्टी बैंक निफ्टी जो हम आपसे पहले बात करके जा चुके हैं, 24,000 से लेके 24,400 तक बढ़ रही है निफ्टी। और बैंक निफ्टी को अंतोगत्वा 51,500 51,800 तक शायद जाना है। उसके बाद मैं पूरे ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा करेक्शन देख रहा हूँ। इस बीच में यहां से लेकर जो अभी भी निफ्टी में 3-3.5% की जगह है, उसमें कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो 15-17% भी फ्यूचर्स के स्टॉक्स चाल दे सकते हैं। तो उनमें हम नई खरीदारी करेंगे। कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट है और कुछ स्टॉक्स में हम 6 महीने या साल भर के पर्सपेक्टिव पे अभी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट्स के 15% करेक्शन या निफ्टी में 12-15% करेक्शन आ भी जाए, तो भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जिनको हम साल भर के 6 महीने के पर्सपेक्टिव से लेते ही जाएंगे। ओके, चलिए इंडेक्स से बात की आपने, और इंडेक्स पे जो सुशील जी आपने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, हमेशा बाजार की एक दो ऐसी कड़ी होती हैं, पिलर्स होते हैं जिनके सहारे हम ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हैं, और जब वो नहीं चलते वो पिलर्स तो हम साइडवेज रहते हैं। मैं कुछ देर पहले अभी रिलायंस का जिक्र कर रहा था, मैं LNT का जिक्र कर रहा था। LNT डी हाई पर था, ऑलमोस्ट 3700 की ट्रैजेक्टरी को टच कर रहा था। इन दो बड़े पिलर्स पे, अभी मैं बैंक्स पे नहीं जा रहा हूँ, आपकी राय क्या है रिलायंस और LNT? इंडेक्स को जहां तक यहां से उसके अंतिम चरण तक खींचने की बात है, तो LNT में जो हम लगातार 3200 से तेजी बनाए हुए हम 4,000 तक इसको मेंटेन करेंगे, चलता जा रहा है। रिलायंस भी यहाँ से 200 सवा 200 रुपए उछले तब जाके निफ्टी को ऊपर के वो स्तर टच करने मिले। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ये भी दोनों मुझे लगता है निफ्टी को खींचने में मदद करेंगे। यहाँ से बड़ी मूव्स हैं। 3700 तक अगर अडानी इंटरप्राइजेस हो जाए और पोर्ट्स में भी 13-14-15% तक की बढ़त यहाँ से दिखती है। हिंदुस्तान लीवर भी 3,000 तक जाएगा, वो भी निफ्टी को पुश करने में हेल्प करेगा। ओके, HUL पे अपनी टिप्पणी कर दी आपने, यहाँ पर आपने रिलायंस और LNT पे टिप्पणी करी। अच्छा, रिलायंस के संदर्भ में टिप्पणी है तो ये इस तरह डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में, लेकिन मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से सुशील जी से बात कर रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी। सुशील जी, PSUs में मैं स्क्रीन पे आज सुबह देख रहा था HL ऑल टाइम हाई, BL ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ। OMCs ने फिर एक बार एक मोमेंटम पकड़ा। पता PSUs वाकई कमाल कर रहे हैं, और BPCL, HPCL, IOC आज स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। अभी सरकारी कंपनियों में वो ऐसा कौन सा धड़ा है जो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिसको चेस करना बनता है, इस वक्त पैसा बनेगा? देखिए, जो रेलवे के स्टॉक्स हैं, डिफेंस के स्टॉक्स हैं, जनरल PSUs हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं, ये सब अपने चरम पर आ चुके हैं। हो सकता है थोड़े और भी बढ़े, पर इनमें अभिमन्यु बन जाने का खतरा दिखता है। कहीं बाजार ने पलटवार किया तो इनमें से एग्जिट नहीं मिलेंगे, धाए धाए गिर जाए। तो थोड़ा जो ट्रेडेबल स्ट्रक्चर दिखता है वो हम HPCL BPCL में अभी भी यहाँ से नई तेजी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। देखिए, सिर्फ चार्ट पे चाल आ जाएगी उससे काम नहीं होगा, पैसा घर में भी लेके आना चाहिए, फंस नहीं जाए। तो हमें डिफेंस, रेलवेज, ये सब अति पे अब नजर आने लग गए हैं और इनमें एग्जिट नहीं मिलेगा जब भी ये कोई बाजार में बड़ा करेक्शन आएगा। तो अक्रॉस द बोर्ड एक्चुअली आप देखोगे ना, बहुत चुन चुन के काम करने का बाजार है। पिछले सप्ताह भी आपकी मेरी बात हुई थी, ये बफेट डिनर का तीसरा राउंड है। एक एक पीस चुन के खाना है, अब प्लेट भर के खाने लायक बाजार नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, फिर ध्यान रखाइए। अगर आप देखें तीसरा और अंतिम दौर है। अच्छा, ऑल दो आज क्रूड हमारे फेवर में नहीं है कि मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 84 की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, लेकिन एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और पिडिलाइट और एडहेसिव कंपनियों पे आपका आउटलुक इस वक्त सुशील, यहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं, या फिर कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट आपके अनुसार? तीन चीजें आपने पूछी, क्रूड, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और पीडिलाइट। तो PCR से अनुरोध है, अगर कृपया मेरे स्क्रीन को प्रक्षेपित करें, चार्ट के सहारे बात करेंगे। क्रूड की अगर ये चार्ट दिखाई पड़ रही है आपके स्क्रीन पे, तो ये जो रैली आई है, मुश्किल लगता है मुझे
मैं ये लाइट क्रूड फ्यूचर्स की बात करता हूं हमेशा। ये 80-81 के ऊपर जाए बिना वापस हमें $62 तक की चाल दिखती है। क्रूड का सौदा अलग है, और सिर्फ इसी की वजह से एशियन पेंट्स में कोई तेजी कर ले, वो लॉजिक अभी नहीं बैठ रहा है। एशियन पेंट्स में, जैसा कि मैं वीरू आपसे मेंटेन कर रहा हूँ काफी टाइम से, यहाँ पे निवेशकों के लिए माल इकट्ठा करने का समय है। ये 2800 वाला एशियन पेंट्स हमें 10-12 महीने में 4200 नजर आ जाएगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो पेंट्स की स्पेस में थोड़ा छोटा स्टॉक ज्यादा भागेगा। देखिए बर्जर पेंट्स की चार्ट, जो रिवर्सल के बाद ब्रेकआउट दे चुकी है, अब ट्रेंड भी इसने पकड़ना शुरू कर दिया। ये बाई ऑन पुलबैक्स है। ट्रेडिंग करके इसमें जो छोटा मोटा पैसा बनेगा, उसकी बनिस्बत 20-25 रुपए तक की नीचे की जगह रख के आप समझ लो ना, 475-80 तक का आप स्टॉप लॉस या एक्यूमुलेट जोन पकड़ के इसको लेते जाओ, तो मुझे लगता है 700 रुपए की एग्जिट इसमें दिवाली तक मिल सकती है। तो एशियन पेंट्स, बर्जन पेंट्स, ये परफॉर्म ही नहीं किए हैं बाजार के साथ में। अब इनका जो भी एक्यूमुलेशन होना था, मोमेंटम का डाइवर्जेंस, वेव पैटर्न कंप्लीशन, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स शांति का माल उठा के बैठने वाला, सौदा करने वाला आदमी थोड़ा पैसा कमाएगा यहाँ से। और पीलाइट जो है, अब उसका काम करीब करीब हो गया। हमने जो बिल्कुल निचले स्तर पर से इसको पकड़ा था, ये देखिए अगर चार्ट आ गई स्क्रीन पे, तो यहां से जो हम इसको नवंबर में पकड़ के बैठे हैं 2300-2400 से, अब ये हमारे 3200 के टारगेट को पूरा कर चुका, मात्र उस लिए नहीं। अब इस चार्ट के अंदर में मूवमेंट अपसाइड का कम है, नॉइज ज्यादा है, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो बिल्कुल इंफीरियर हो चुका है। 150 रुपए की चटर पटर तो कभी भी इस बाजार के साथ आ सकती है। मोटी बात है, 2300 में लेने वाले आदमी को 3200 में पैसा घर लेके जाना चाहिए। ये फिर से 2600-2500 में वापस मिल सकता है। ओके अच्छा, आखिरी प्रश्न पूछूंगा सुशील जी। यहाँ पे हमेशा पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग में कोई ना कोई आदमी कमोडिटी का तड़का लगाता है। मेटल्स पे आपका व्यू कंस्ट्रक्टिव नहीं था, पॉजिटिव नहीं था, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई और कमोडिटी, कोई एग्री कमोडिटी, कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई बड़ा बिग बोल्ड कॉल लिया हो आपने? देखिए ग्लोबल शुगर फ्यूचर्स की चार्ट आपको मैं दिखाता हूं, शुगर नंबर 11 फ्यूचर्स, और यहाँ ये बिल्कुल अपने बैरल ऑफ द बॉटम को स्क्रैप कर रही है चार्ट। लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए मैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ। अगले महीने भर में $17 का भाव हो जाए, $19 वाला, उसको मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूँ, कदाच होगा। और उसके बाद जो ये लास्ट वीक इसने स्विंग हाई बनाया था 1960 का, उसको क्रॉस होने के बाद मुझे लगता है साल भर भी नहीं लगेगा, क्या पता 9-10 महीने बहुत है, हम इसे $37-38 तक बिकता देख रहे हैं, डबल से ज्यादा। तो वो एक तरफ है। दूसरी तरफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की स्टोरी बिल्कुल बिफोर टाइम चल रही है, और सारे शुगर के स्टॉक्स कंप्लीटली नेग्लेक्टेड होकर, जो भी अंडर ओनरशिप होनी थी वो हो गई। शुगर के स्टॉक्स की लिस्ट को लेके चार्ट्स पे जो मैं बैठा था पिछले सप्ताह, समस्या ये हो गई किसको ले किसको ना ले। तो शुरू में छोटे वाले सारे शुगर के स्टॉक्स जो भागना शुरू हो गए, नहीं उतरेंगे नीचे, और हो सकता है बलरामपुर चीनी का नंबर लास्ट में आए। तो डेफिनेटली निफ्टी भले ही 24,200-300 जाके वापस 22,000 आती है कि नहीं, ये सटोरियों के गेम्स है। निवेशकों के लिए शुगर के स्टॉक्स चीख चीख के कह रहे हैं कुछ मीठा हो जाए। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज की आपकी मंगलवार की मंत्रणा बहुत अच्छी रही, और बिग बेट्स में आज शुगर स्पेस, इस पर रखी नज़र इन्वेस्टर के लिए कह रहा है शुगर स्पेस के कुछ मीठा हो जाए। चलिए अब सुमित के पास चलते हैं, और अब सुमित आज